नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आपने भूलने के बारे में तो सुना होगा कि बहुत सारे लोग अनायास भूलने लगते हैं, भुलक्कड़ स्वभाव के हो जाते हैं। इसे एक गंभीर बीमारी माना जाता है क्योंकि इसके कारण उनके जीवन में कई तरह की विविधताएँ खड़ी होती हैं, कई तरह की परेशानियाँ आने लगती हैं। इस प्रकार के रोग को आजकल हम अल्जाइमर के नाम से जानते हैं और इस बीमारी के कारण पूरी दुनिया में करोड़ों लोग परेशान हैं। पश्चिमी जगत में इस रोग का संबंध, इस रोग से परिचय एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट एलोसर अल्जाइमर ने किया था, इसलिए इस रोग को उनके नाम पर ही प्रसिद्ध कर दिया गया है। लेकिन यथार्थ ऐसा नहीं है। भुलक्कड़पन की ये बीमारी, भूलने की ये परेशानी हजारों सालों से हमारे समाज में अस्तित्व में रही है, क्योंकि हमारे यदि पुराने ग्रंथों में देखा जाए, पुराने साहित्य की पुस्तकों में देखा जाए तो ऐसे रोगों का कई जगह उल्लेख आया है। यहाँ तक कि आज से 450-500 साल पहले जो रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई ही थी, रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने ऐसे रोग का विवरण किया है। यहाँ व्यक्ति अनायास भूलने लगता है, भुलक्कड़पन का शिकार हो जाता है। इसलिए हमारे समाज में एक शब्द बहुत प्रचलित रहा है कि जैसे ही एक व्यक्ति 60 बरस के आसपास पहुंचता है तो वो थोड़ा बहुत भूलने लगता है, थोड़ा बहुत लापरवाही दिखाने लगता है, तो कहते हैं कि वो सठियाने लग गया है, उसकी बुद्धि 60 के करीब पहुंच गई है और उसमें अब भूलने के लक्षण प्रतीत होने लगे हैं। तो यदि हम इसको अल्जाइमर के नाम से जानें तो ज़्यादा का उचित नहीं रहेगा, क्योंकि पश्चिम जगत की तो एक धारणा रही है कि जो कुछ भी खोजा है, जो कुछ भी संसार ने पाया है, संसार जिस किसी चीज़ से परिचित हुआ है तो उसके सूत्रधार सिर्फ वही हैं, क्योंकि वही ज़्यादा विद्वान हैं, वही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार के अन्य क्षेत्रों में भी विज्ञान की खोज परख चीज़ों की सिलसिला चलती रही है। ऐसी सिलसिला अल्जाइमर नामक रोग के साथ में भी रही है। इस अल्जाइमर रोग के दौरान एक व्यक्ति अनायास भूलने लगता है। वो अपना नाम भूल जाता है, अपने परिवार के नाम भूल जाता है, पति पत्नी परस्पर एक दूसरे को भूलने लगते हैं। एक व्यक्ति जो अल्जाइमर से पीड़ित है वो अपनी चीज़ें रख के भूल जाता है, कभी वो ऐनक रख के भूल जाता है, कभी वो अपने लॉकर का, अपनी अलमारी की चाबी रख के भूल जाता है, कभी कार को भूल जाता है, कभी कार के नंबर को भूल जाता है, कभी कार की चाबी को भूल जाता है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो बिस्तर से क्या करने के लिए उठा है, या बिस्तर पर बैठने के लिए जा रहा है, या बिस्तर से कहीं बाहर कार्य के लिए निकल रहा है। वो कई बार ऐसे लोग अपने घर के बाहर गेट पर खड़े हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि उन्हें कहीं जाना है या घर में प्रवेश करना है। कई ऐसे जो भुलक्कड़पन के रोगी होते हैं वो अपने घर के नंबर को नहीं पहचान पाते, अपने घर के द्वार को नहीं पहचान पाते, और वहाँ अनायास खड़े रहते हैं कि कोई उन्हें या तो वहाँ अंदर प्रवेश कराए या उनको सही मार्ग दिखाए। ऐसे कई भुलक्कड़पन के रोगी घर से बाहर निकल जाते हैं और उन्हें सुध नहीं होती जाना कहाँ है और कैसे घर वापस लौटना है। तो भुलक्कड़पन की ये एक गंभीर समस्या है। इस समस्या से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में 350 से 4 करोड़ लोग इस अल्जाइमर से पीड़ित हैं। यदि भारत की बात करें तो भारत में भी अल्जाइमर पीड़ित रोगियों की संख्या करोड़ों में है। और ये जो बीमारी है ये वैसे तो 65 साल के ऊपर के बुज़ुर्गों को होती है, लेकिन जो वयस्क लोग तनाव में रहते हैं, मानसिक चिंतन से परेशान रहते हैं, परिवार में एकांतिक जीवन जीते हैं, परिवार में जिनको पूर्ण सम्मान नहीं मिलता, जो अपने जीवन में संघर्षरत रहते हैं या किसी तरह का नशा करते हैं, तो उन लोगों को भुलक्कड़पन की ये बीमारी 60-65 से कहीं पहले 40-45 साल की उम्र में भी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा लक्षण है, इससे वो तो स्वयं रोगी तो परेशान रहता ही है, उसका पूरा परिवार भी परेशान रहता है, पूरा समाज भी आक्रांत हो जाता है। इसलिए इस पर गंभीरतापूर्वक हमें विचार विमर्श करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों की देखभाल के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए। देखने में आया है कि जिस समाज में
लोग ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, वहाँ भुलक्कड़पन की ऐसी बीमारी कम देखी जाती है। भारतीय समाज में, जब भारतीय समाज छोटे छोटे समूहों में रहता था, उसकी ज़रूरतें सीमित थीं, जो अपने एक बड़े परिवार के साथ में रहता था, तब ऐसी भुलक्कड़पन की समस्याएं कम आती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज में सुख में परिवार डेवलप होने लगे, न्यूक्लियर फैमिलियाँ पैदा होने लगीं, लोग एकांतिक जीवन जीने लगे, तो उसके साथ भी अल्जाइमर जैसी बीमारियों का प्रकोप भी एकाएक बढ़ गया। कहते हैं, ऐसा अनुसंधानकार से पता चला है कि जो अल्जाइमर की बीमारी है, एक अल्जाइमर की तरह की एक और बीमारी होती है जिसे डिमेंशिया कहते हैं। उसमें भी व्यक्ति भूलता है और भूलने लगता है, वो कुछ भी पहचान नहीं पाता, यहाँ तक कि वो अपनों को भी नहीं पहचान पाता। उसे जितना भी प्रयास कराया जाए कि वो पहचाने, दूसरों को जाने, लेकिन वो उस चीज़ को उनको दोबारा से स्मृत नहीं कर पाता है। लेकिन ये डेमेंशिया की बीमारी है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की विकृति के कारण आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब इतनी त्रुटियां पैदा हो जाती हैं, इतना विकार पैदा हो जाता है कि व्यक्ति का जीना या पुनः सामान्य होना संदिग्ध होता है, तब वो डेवलप होती है। लेकिन जो अल्जाइमर की बीमारी है, जिसे हम स्मृति भ्रंश कह सकते हैं, ये अल्जाइमर की बीमारी हमारे भावना केंद्र से संबंधित है। भावना केंद्र को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें एक केंद्रक होता है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस में जब संकुचन होने लग जाए या उसकी कोशिकाएं घटने लग जाएं या उसका आकार में सिकुड़न होने लगता है, तब ये अल्जाइमर का रोग शुरू होता है। और इस रोग के कारण हिप्पोकैम्पस में या जो हमारा भावना केंद्र है मस्तिष्क का, उसमें एसिटाइलकोलिन नामक एक निरोधतंत्रिका संप्रेरक रसायन की मात्रा घटने लगती है और उसके कारण ऐसे लक्षण विकसित होते हैं। लेकिन यदि हम प्रयास करें तो इस अल्जाइमर रोग से बच सकते हैं और हम आनंदपूर्वक जीवन के अंतिम समय तक जी सकते हैं। इसके लिए हमें देखने में आया है कि जब हम किसी ललित कलाओं में संलग्न रहते हैं, गायन में, नृत्य में संलग्न रहते हैं, हमें गायन सुनना पसंद है या गायन का खुद अभ्यास करते हैं, कि संगीत का हमें शौक़ है या हम संगीत सुनते हैं, हम किसी कथा सत्संग में प्रवेश करते हैं, हम किसी बाग बगीचे में किसी सौंदर्यपूर्ण वातावरण में यदि मिश्रण करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की सभी कोश पुनर्जीवित रहती हैं, वो ज़्यादा सशक्त रहती हैं। इसलिए ऐसे लोगों में अल्जाइमर जैसे रोग की संभावना न्यूनतम रहती है। लेकिन जो लोग तनाव से भरपूर रहते हैं, जो कलेश से भरपूर रहते हैं, जिनके मन पर, जिनके मस्तिष्क पर निरंतर कार्य का बोझ पड़ा रहता है, जिनके ऊपर दबाव रहता है, ऐसे लोगों में ये अल्जाइमर जैसी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो आप चाहें तो संगीत का आनंद लेकर या नृत्य का आनंद लेकर किसी नाटक में सम्मिलित होकर आप इस रोग से बच सकते हैं। या फिर इसके लिए आयुर्वेद में बहुत कार्य हुआ है। आयुर्वेद में कार्य नहीं हुआ, आयुर्वेद पद्धति को उस जीवन में ढाला गया है कि लोग वृद्धावस्था के संबंधित ऐसे रोगों से बचे रहें। इसलिए आयुर्वेद में जैसे ही एक व्यक्ति की उम्र 50 के आसपास पहुंचती है, वो अपने जीवन पद्धति को बदलना शुरू कर देता है। ऐसी पद्धति के कारण वो वृद्धावस्था संबंधी कई रोगों से बचा रहता है। वृद्धावस्था में प्रवेश के साथ एक व्यक्ति को कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। यदि आज के संदर्भ में कहें तो जैसे ही एक व्यक्ति 40 के ऊपर पहुंचता है, वो डायबिटिक हो जाता है, उसके हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, उसके प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज कर जाते हैं, या उसे किडनी संबंधी कोई विकार आ जाता है, मस्तिष्क में किसी तरह की विकृति आने लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए आयुर्वेद कहता है कि जैसे ही आप 40 क्रॉस करें, 40 के ऊपर जाएं, तो आपको नियमित रूप से दुग्ध कल्प का सहारा लेना चाहिए। दुग्ध कल्प के साथ यदि आप अश्वगंधा का प्रयोग करें, विदारी गंध का प्रयोग करें या शतावरी सत्व का प्रयोग करें, तो आप ऐसे रोगों से बच सकते हैं। यहाँ तक कि वृद्धावस्था संबंधी दूसरे रोगों से भी अपने को बचा सकते हैं। जैसे कि वृद्धावस्था में कई लोगों को घुटनों में दर्द रहने लगता है, वो शिथिलता महसूस करते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं,
जो चल फिर नहीं पाते या जिनको शीत गर्म का ज़्यादा एहसास होने लगता है, तो वो ऐसी सामान्य से प्रयोगों से अपने को बचा सकते हैं। दूध कल्प के रूप में एक सहज प्रयोग होता है कि जो गाय का दूध होता है उसे आप गर्म करें, उबालें और उसको फिर फेंट के ठंडा करें। जब वो जब सहन जो आप पीने योग्य टेम्परेचर पा जाए तो उसमें 1 चम्मच आप गाय का घी डालें, 2 चम्मच उसमें शहद मिक्स करें और 1 चम्मच उसमें मिश्री डालें। इस तीनों के मिश्रण से दूध कल्प का आकार लेता है। आप इस दूध कल्प को रात्रि के समय घूंट कर पी सकते हैं। इससे ऐसे रोगों से बचने में बहुत सहायता मिलती है। यद्यपि पिछले 30-40 सालों से दूध और घी को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विषाक्त रसायन घोषित किया जाने लगा है, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। हम सदियों से इस चीज़ का प्रयोग करते रहे हैं और सदियों से दूध घी के सहारे ही हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े बड़े हमने अन्वेषण किए हैं, बड़े बड़े साहसपूर्ण कार्य भी किए हमने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप दूध कल्प का प्रयोग करेंगे तो आप अपने को चिर युवा महसूस करेंगे। और ऐसे दूध के साथ में यदि आप 1 चम्मच बिदारी कंद का चूर्ण, 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण आप सेवन करेंगे तो वो आपके लिए और मूल्यवान बन जाएगा। चाहे तो आप इनकी जगह पर आप अगस्त हरित की प्रयोग कर सकते हैं, आप ब्रह्म रसायन प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो अश्वगंधावलेह का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आपको सशक्त बनाए रखती हैं, आपकी स्मृति को यथावत रखती हैं। ये बहुत अच्छे प्रयोग हैं। इनकी जगह कुछ और भी आयुर्वेद में ऐसे प्रयोग हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में च्यवनप्राश का प्रयोग बताया गया है, अगस्त हरित का प्रयोग बताया गया, उसका भी सेवन कर सकते हैं। इनसे भी आप ये अल्जाइमर जैसे रोग से बच सकते हैं। यहाँ तक कि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम शक्तिशाली बना रहता है। आप और कई अन्य व्याधियों से बचे रहते हैं। बुढ़ापे को आप शांतिपूर्वक जी सकते हैं, आनंदपूर्वक जी लेते हैं। और एक आवश्यक सूचना, कुछ मित्र मुझसे पूछते हैं कि इस स्वास्थ्य सूत्र का उद्देश्य क्या है। इस स्वास्थ्य सूत्र का उद्देश्य क्या है, तो उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस स्वास्थ्य सूत्र का उद्देश्य है कि एक ऐसे भारतीय दर्शन को खोजना, एक ऐसे पुराने भारतीय जीवन दर्शन को खोजना जिसमें हमारे देश में हमारी जो जीवन पद्धति में एजुकेशन फ्री थी, हेल्थ फ्री थी, यहाँ तक कि जुडिशरी एंड न्याय पद्धति बिल्कुल फ्री थी। हमारे यहाँ शिक्षा की पद्धति बिल्कुल निःशुल्क होती थी। किसी विद्यार्थी को शिक्षा के लिए कुछ भी देना नहीं होता था। इसी तरह न्याय के लिए किसी को कुछ भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ता था। और ना यदि रोग की बात करें, चिकित्सा की बात करें तो उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ता था। लेकिन ऐसी जीवन पद्धति में भी हम समृद्धशाली थे, हम वैभवशाली थे, हम बलशाली थे। हमारे यहाँ आदमी या जो हमारी जो पूरी जनता है समृद्ध रूप से जीवन यापन करती थी, आनंदपूर्वक रहती थी। उस जीवन पद्धति में हमने बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारी सृजन किए। हमें आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारे देश में 5000 साल पुरानी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के अवशेष अब तक विद्यमान हैं। यदि हम पूरे देश को देखें तो पूरे देश में ऐसे 50,000 से ज़्यादा खंडर आज भी हैं जो हमारे गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं कि हम कितने समृद्धशाली गौरवशाली पद्धति के हम अनुयायी हैं। हमारा व्यापार पूरी दुनिया में होता था। भारत में सोने की एक भी खान नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोने की चिड़िया के रूप में कहे जाते थे। क्यों कहे जाते थे? कि हम इतने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे, इतना हमारे पास करने की क्षमता थी कि हम दुनिया के लोगों से व्यापार के रूप में जुड़े हुए थे और हम अपने शिल्प का, अपनी बौद्धिक कौशलता का प्रभाव उनके ऊपर छोड़ते थे। भारत में बड़े उद्योग नहीं थे, बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, फिर भी हम पूरी दुनिया को बहुत कुछ देते थे। हमारे व्यापारी भारत से
अपने चीज़ें लेके विदेशों में जाते थे, विदेशों से वो भरपूर मात्रा में सोना और दूसरी चीज़ें लेके आते थे। सोने से यहाँ आभूषण बनते थे, सोने से यहाँ दवाएं बनती थी, सोने से यहाँ अन्य चीज़ें बनती थी जिसकी विदेशों में भारी मांग थी, और उस भारी मांग से हमारे व्यापारी समृद्धशाली होते थे। तो मैं ऐसे एक समृद्धशाली, एक ऐसे जीवन पद्धति की खोज में हूँ कि हम उस गौरवशाली इतिहास को फिर पालें। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपका जीवन है, आपके लिए धन की, संपत्ति की, परिवार की, आपकी प्रतिष्ठा की कोई उपयोगिता है। अन्यथा यदि आप बीमार हैं, आप दर्द से कराह रहे हैं, आप पीड़ा से संतप्त हैं, पीड़ा से पीड़ित हैं, तो आपके लिए धन की कोई उपयोगिता नहीं, आपकी प्रतिष्ठा की कोई उपयोगिता नहीं। तो यदि आपने अपने जीवन में कुछ पाना है, अपने जीवन का सुख भोगना है, तो पहले आपकी निरोगी काया होनी बहुत ज़रूरी है। निरोगी काया के लिए किसी बड़े अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े विशेष पद्धति की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े रसायन युक्त दवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बिना इन चीज़ों के भी स्वस्थ थे। यदि स्वस्थ नहीं होते तो आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले हम इतनी बड़ी लड़ाइयाँ कैसे लड़ सकते थे। हमारे लोगों ने तो सैद्धांतिक रूप से अपने नियमों पर रुककर अपनी धर्म संस्कृति की आस लेकर फिर भी धर्म युद्ध लड़े, और हम धर्म युद्ध इसलिए लड़े कि हमने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। तो यदि आप ये कहेंगे कि भाई पहले डॉक्टर नहीं थे, पहले दवाएं नहीं थी तो बीमारी रहे होंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सामान्य जीवन पद्धति अपनाइए। हमारे ग्रंथों में हमारे जो साहित्य हैं, हमारे जो विज्ञान के जीवन पद्धति के जो नियम हैं वो बहुत अद्वितीय हैं। आप उन विज्ञान के नियमों को समझें, उस जीवन पद्धति को समझें, उस जीवन पद्धति का पालन करें, फिर आप और हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, समृद्धशाली पर भारत का निर्माण कर सकते हैं। हम भारत की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सकते हैं। ये मेरे स्वास्थ्य सूत्र का एक उद्देश्य है। आप मेरे से जुड़ें, मैं आपसे जुड़ूं, एक दूसरे से हम विचार विमर्श करें, हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। आप जुड़ने के लिए मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, अपने नंबर दे सकते हैं। यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो उसके बारे में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और हम इस मिशन को आगे लेके चलें, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।